नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। नई वीडियो, नई बात, नया विषय। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम बात करेंगे, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग बीच बीच में कभी कभी आप लोग मतलब लोगों की जिज्ञासा खत्म करने के लिए या लोगों की चेतना जगाने के लिए बिजली के संदर्भ में बात किया करते हैं। बिजली एक ऐसी चीज है जो झोपड़ी से लगाकर महल तक सबको चाहिए और सड़क से लगाकर फैक्ट्री तक सबको, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। अभी जो आधुनिक युग है, पहले तो खैर हम लालटेन जला करके ही चलते थे, लेकिन अब जो युग आया है उसमें हम बिना बिजली के, बिना पावर के न तो मशीन चल सकती है न हमारा काम चल सकता है। तो अब हम जो है बिजली के बारे में, और बिजली का जहाँ तक सवाल है वो पैदा तो बहुत तरह से हो रही है। कहीं ये सौर ऊर्जा भी हो रही, मतलब सूर्य के ताप से भी बिजली बन रही है, और हवा के वेग से भी बिजली बन रही है, और पानी से भी बिजली बन रही है, और कोयले की से तो बिजली बन ही रही है। तो इसमें तरह तरह की बिजली बन रही है। और अब एक और, ये 2003 से तीन तीन नहीं हुआ ना, ये समझौता 2003 से हमारे देश में, पहले तो हमारे देश के अंदर जो है बिजली सरकारी क्षेत्र में ही बनती थी और सरकारी क्षेत्र ही वितरित करता था, सारा काम सरकार में ही होता था। लेकिन बोर्डों के द्वारा होता था, स्टेट बोर्ड्स थे उसमें। लेकिन 2003 में जो नया अधिनियम आया, उस अधिनियम के अंतर्गत बिजली को प्राइवेट करने का भी उसमें प्रावधान है। मतलब बिजली क्षेत्र को पूरा निजी हाथों में देने की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ पहले जैसे आरएसीबी थी, तो आरएसीबी के बाद जो है उन्होंने 2003 में 5 कंपनियां बना दी। 5 कंपनियां बना दी वो भी ठीक है, लेकिन 5 कंपनियां जो सरकार में थी उससे भी मतलब कोई विशेष लाभ नहीं हुआ लोगों को और ज्यादा पेमेंट ही करना पड़ रहा है। मतलब जो आरएसीबी जो व्यवस्था करती थी उससे भी बदतर हो गई व्यवस्थाएं जब ये 5 कंपनियां बनी, डिस्कॉम कहते हैं जिसको हम। उसके बाद अब जो है सरकार इन इन कंपनियों से भी लोग त्रस्त हो गए हैं, और नए जो कर्मचारी और अधिकारी आने चाहिए वो इसमें अभी और नहीं जुड़ रहे हैं, मतलब और उनको नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं। उससे व्यवस्थाएं और बिगड़ गई है। अब क्या हो गया है कि हर पूरे, मतलब आरएससीबी का ही सवाल नहीं है ये, पूरे मतलब सरकारी क्षेत्रों में ठेके पर काम देने लग गए, और उससे सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल बिगड़ गई, क्योंकि ठेकेदार का कोई भरोसा नहीं होता है, पैसे ले लेता है और काम कर्मचारी दूसरे करते हैं, उनको जो है मिनिमम वेज भी नहीं मिलती है। तो शोषण भी बढ़ा है और काम भी बिगड़ा है। अभी कुछ दिनों में ही आरएसीबी मतलब डिस्कॉम कंपनियां, जयपुर कंपनी है, जैसे अजमेर कंपनी है, ये अपने और काम को मीटर रीडिंग के या और दूसरे ऐसे जो काम हैं उनको और ठेके पे दे रही है। ऐसे कई टेंडर निकाले हैं। इसकी पूरी बात करेंगे। ये बात करेंगे हम वाई के बोलिया साहब से। आप आरएससीबी में सुपरटेंडेंट इंजीनियर रहे हुए हैं और पिछले कई सालों से समता पावर के नाम से एक कंपनी बना रखी है जो नो लॉस नो प्रॉफिट में है। और ये इन समता पावर कंपनी का काम ही यही है कि लोगों को जागरूक करना, चेतना जगाना, और आरएससीबी के भी, मतलब इस बिजली क्षेत्र में जो भी अनियमितता है या जो इसमें और कुछ होना चाहिए या गलत हो रहा है उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो
मैंने बोलिया साहब को आज बुलाया है। बोलिया साहब का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे कहने पर यहाँ पधारे, और अब आपको ये अपने ये टेंडर वगैरह जो हो रहे हैं नए, और किस तरह से निजी क्षेत्रों में सारे काम को सौंपा जा रहा है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। मैं एक बात और कह करके इस बात को समाप्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप मतलब हम जब भी कभी वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में डालें, और उनसे भी निवेदन करें कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये टिप्पणी के बाद में बोलिया साहब, आपका फिर से एक बार स्वागत, और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे निजीकरण जो है, सरकारी कंपनियां होते हुए भी निजीकरण की तरफ ये कंपनियां बढ़ रही है, और उससे हमको क्या नुकसान होने वाला है। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। जो बिजली की आज सबसे आवश्यक जीवन धारा है अपनी, उसका उचित मूल्य पे लगातार अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिले, पर साथ में उचित मूल्य पे भी मिलनी चाहिए, जिसको अफोर्डेबल प्राइस बोलते हैं, कि हर आदमी अफोर्ड कर सके, चाहे वो किसान हो, गांव का गरीब आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उसको वो अफोर्ड भी कर सके। बहुत ज़्यादा बिजली महंगी देंगे, वो उसको बिल नहीं चुका पाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, तो वो सब उसके लिए फिर उपयोगी नहीं रहेगा। तो जब ये बिजली RSB जो थी, विद्युत मंडल थे सभी राज्यों में, उनको तोड़ के इन्होंने कंपनियां बनाने का फैसला किया, और नया विद्युत अधिनियम 2003 आया। उसमें कंपटीशन का नाम आया कि साहब इसमें कंपटीशन की भावना रहेगी, ताकि सरकारी कंपनियां भी रहे, प्राइवेट कंपनियां भी आवे, आपस में कंपटीशन करें, और कंपटीशन के बाद जनता को बेहतर सेवा देने के नाम पे ये इसमें कई प्रावधान किए गए। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तोड़ के 5 कंपनियां बनाई, एक पूरे राजस्थान के लिए उत्पादन निगम था, पूरे राजस्थान के लिए प्रसारण निगम है जो बड़ी लाइनों का प्रसारण का काम करता है, और वितरण का काम, क्योंकि काफ़ी उपभोक्ता होते हैं, काफ़ी भारी काम होता है, 1.5 करोड़ उपभोक्ता है राजस्थान में, तो उसके लिए क्षेत्रवार 3 अलग अलग डिस्कॉम बनाई थी। जब पूर्वी राजस्थान के लिए जयपुर डिस्कॉम के नाम से, मध्य राजस्थान के लिए अजमेर डिस्कॉम के नाम से, और पश्चिमी राजस्थान के लिए जोधपुर डिस्कॉम के नाम से। तीनों की, क्योंकि सरकारी कंपनियां ही बनाई थी इन्होंने, तीनों की नीति एक है, पूरे राजस्थान की नीति एक ही होती है, और वही दर होती है, सब रेट वगैरह सब एक साथ। कंपनियां डिस्कॉम अपनी अपनी याचिकाएं लगाती है, पर फैसला जो होता है वो पूरे राजस्थान के लिए एक ही होता है, वही तीनों डिस्कॉम पे लागू होता है। तो यहाँ तक तो सरकार की कंपनियां बनाई, तो लोगों को लगा भाई कि फिर भी चलो, और जो विद्युत मंडल था वो भी सरकारी था, ये भी सरकारी कंपनियां। पर इसमें जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कंपटीशन के नाम से जो निजी हाथों को भी देने का प्रावधान किया था, उसके तहत अब पहले तो उन्होंने केवल कुछ शहर दिए थे, जैसे जब कोटा शहर दिया, अजमेर शहर दिया, बांसवाड़ा शहर दिया, बिलोड़ा शहर दिया, उधर कुछ और शहर, खाली शहर के काम निजी क्षेत्र को दिए थे। वहाँ की वो सप्लाई व्यवस्था देखते, बिलिंग, मीटर रीडिंग, कलेक्शन, ये सब वो काम करते थे। अब उसके बाद भी डिस्कॉम में, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें घाटा कम नहीं हो रहा है, अभी भी 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर का घाटा इन कंपनियों को, जबकि पहले 1 लाख करोड़ था, वो घाटा सरकार ने 75% उठा के खत्म कराया। अब वापस फिर घाटा 90,000 करोड़ हो गया। इस घाटे के कारण न तो इसमें कर्मचारी भर्ती हो पा रहे, न इनको सामान दे पा रहे, इस नाम पे ये फिर टेंडर निकाल रहे हैं कि ये सब चीज़ें प्राइवेट हाथों में देंगे। पहले इन्होंने RDSS के नाम से, भारत सरकार की स्कीम थी, उसमें कई हजारों करोड़ रुपए फीडर रिनोवेशन के नाम से खर्च किए, तथा फीडर रिनोवेट होंगे, घाटा कम हो जाएगा, चीज़त कम हो जाएगी, पर वो हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी चीज़त कम नहीं हुई, चीज़त वही हालत है, और घाटा भी लगातार बढ़ रहा है।
अब फिर उन्होंने टेंडर किए हैं। पहले तो इन्होंने आरडीएसएस में सारे फीडर सही करने का रखा। फिर एक ठेका निकाला कि साहब सारे मीटर जितने भी हैं पूरे राजस्थान में करीब 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ता है, उन सबके मीटर स्मार्ट मीटर से बदलेंगे। अभी जो मीटर हैं उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाएंगे। स्मार्ट मीटर में आप मोबाइल से भी आपकी रीडिंग ले सकते हैं, और बल्कि एएन साहब अपने ऑफिस में बैठ के उस के माध्यम से वहीं रीडिंग ऑफिस में ही ले सकते हैं, वहीं से उसका बिल बना सकते हैं। बिल बना के आपको मोबाइल पे या मेल पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे, और आप ऑनलाइन जमा भी करा सकते हैं। ये प्रावधान इस स्मार्ट मीटर के नाम से किया। 1.5 करोड़ सभी उपभोक्ताओं के मीटर बदलेंगे। वो तो जारी किया ही है, वो काम अभी शुरू चल रहा है, शुरू हुआ है। उसी बीच में इन्होंने एक अभी नवीनतम एक आदेश निकाला है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM इस नाम से। उस नाम से जयपुर डिस्कॉम ने उनके जितने जीएसएस और लाइनें हैं उन सब के लिए करीब 32,000 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है, जो वो ठेका पे देना चाहते हैं। इसी तरह अजमेर डिस्कॉम ने 13,000 करोड़ रुपए का, इनके जो जिले हैं 13 जिले, उनमें जितने सबस्टेशन हैं, लाइनें हैं, उन सबको 10 साल के लिए ये प्राइवेट एजेंसियों को ठेके पे देना चाहते हैं। और उसमें जब जिस एजेंसी को ठेके पे देंगे वहाँ के स्टाफ का क्या होगा, कर्मचारी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसमें कोई प्रावधान कहीं नहीं रखा। इसी बीच में अभी पिछली बार मैंने बताया था आपको, 1 जनवरी से इन्होंने स्पॉट बिलिंग भी चालू कराई है। जो घरेलू उपभोक्ता है, 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ता है राजस्थान में, उन सबके यहाँ मौके पे जाके वही रीडिंग लेके वही बिल बनाएंगे। और उसके लिए जो आवश्यक कर्मचारी भर्ती करने थे वो पर कर्मचारी नहीं दी, खाली कंपनी ने जिसको ठेका दिया उन्होंने बिलिंग का, करीब 140 करोड़ रुपए का ठेका दिया उसको, वो भी केवल कंप्यूटर हैंडहेल्ड कंप्यूटर सप्लाई कर रही है, कर्मचारी नहीं दिए, न इसको ठेके पे दिया ये काम। तो जो आपके एएन ऑफिस में मीटर रीडिंग वाले कर्मचारी तो बहुत थोड़े से थे, पर साथ में जो मजदूर है, हेल्पर हैं, मजदूर हैं, जो आपकी कंप्लेंट अटेंड करते थे, उन सबको भी रीडिंग के काम में लगा दिया। अब हमारे घर पे जो अभी रीडिंग लेने आते हैं वो मजदूर हैं जो लाइन पे काम करते थे, लाइन का ठीक करने का काम करते हैं, उनको एक हैंडल कंप्यूटर पकड़ा दिया कि आप जाकर रीडिंग लो, बिल बनाओ और बिल सप्लाई करो। जो आदमी जिसका अनुभवी है, ट्रेंड है, वही आदमी उससे काम सही कर सकता है, वरना वो काम फिर सही नहीं होता। फिर उससे उपभोक्ता भी परेशान होते हैं, कर्मचारी परेशान होते हैं, और सरकार इस तरह सबकी छवि बिगड़ती है। तो अभी जो एक और इन्होंने टेंडर निकाला है, उसकी लास्ट ई बिड आज लास्ट डेट है 11 फरवरी, आज तक ई बिड आ जाएगी। उसका कल फाइनल हार्ड कॉपी भी कल दे देंगे और परसों उसमें ओपनिंग हो जाएगी। उसमें 10 साल के लिए सारे 13 जिलों में कई जीएसएस, कई लाइनें सब ठेके पे देंगे। वो उनका संभालना, मेंटेनेंस, सब कुछ ठेके पे देंगे। और आगे स्टाफ का क्या होगा, कर्मचारी क्या होगा, क्या शर्तें होंगी, वो अभी साफ स्पष्ट नहीं है। तो हमें सरकार का नियम यह है, जो नियमित काम है, जो रोज करना है, वो काम कभी ठेके पे नहीं होना चाहिए। बिजली का काम ऐसा 24 घंटे आपको बिजली चाहिए, तो वो काम सरकारी कर्मचारी, नियमित कर्मचारी होना चाहिए, ठेके का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी रीडिंग लेनी है, बिल बनाना है, बिल चुकाना है, ये सब काम नियमित काम है, हर महीने होने हैं। और रोज अलग अलग इलाकों में इन्होंने एरिया बांट रखा है तारीख भाई, तो उससे पूरे महीने भर का काम हर कर्मचारी के पास होता है। तो नियमित काम, नियमित काम कभी ठेके पे नहीं होना चाहिए, तो ही सही रहता है। और रेवेन्यू कलेक्शन का काम कभी ठेके पे, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी, अपने पुराने सेठ जी की दुकान पे भी कहते थे कि सेठ जी तिजोरी की चाबी किसी को नहीं देते थे, वो अपने पास ही रखते, तो ही सफल होता था। इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन भी प्राइवेट हाथों में दे दिया। उसमें पहले भी उदयपुर में एक कंपनी को ठेका दिया था, वो 24 लाख रुपए का गबन करके चली गई। पैसा लिया कंज्यूमर से और बिजली बोर्ड के खाते में जमा नहीं कराया, कंप्यूटर में हेरफेर किया, और उसने सिक्योरिटी भी पूरी जमा नहीं कराई, और नतीजा हुआ कि डिस्कॉम को घाटा हुआ, और जो कर्मचारी अकाउंट्स वाले या इंजीनियर थे उन सबको चार्जशीटें मिली, उन सबको पनिशमेंट हुआ, जबकि उनकी कोई गलती नहीं। अब फिर ये ठेके टेंडर निकाले हैं हजारों करोड़ के। और इसी बीच में स्मार्ट मीटर भी होगा, ये रीडिंग के ठेके भी हो गए,
और जबकि जब आदमी आप ऑफिस स्मार्ट मीटर में ऑफिस में बैठ के रीडिंग ले सकते हैं, बिल बना सकते हैं, फिर ये 5 साल के लिए रीडिंग का ठेका देना भी जनता के पैसे का अपव्यय है। इसी तरह 13,000 करोड़ का जब ठेका निकाल रहे हैं, ये भी जनता के पैसे का बहुत बड़ा अपव्यय होगा। 10 साल के लिए ठेका दे रहे हैं। और इसमें नियमित कर्मचारी करे। जो आरएसबी के कर्मचारी थे, पहले हर गांव में एक लाइनमैन होता था, उसको सब गांव वाले जानते थे। वो काम हर गांव में आदमी काम अच्छी तरह करता था। अभी जो वर्तमान में स्थितियां बनी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इन सब के लिए, पर उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के कुछ अधिकारी अपने स्तर पे जो फैसला ले लें वो नहीं होना चाहिए। जनता के जो संगठन है वो जागरूक हो और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं। तो ये जो क्योंकि ये पैसा जो भी खर्च हो रहा है, चाहे 13,000 करोड़, 1400 करोड़, 140 करोड़, जो भी खर्च ये प्रावधान आ रहे हैं, ये सब आखिरकार वो जनता पे ही आएगा। जनता पे आएगा तो आपकी रेट बढ़ेगी। अभी भी राजस्थान के उद्योग, कई उद्योग बंद हो गए यहाँ के, क्योंकि यहाँ बिजली महंगी है और इसलिए वहाँ, और पास के राज्यों में बिजली सस्ती है तो वहाँ उद्योग शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले ही वो त्रस्त है। अगर ये रेट और बढ़ी तो उद्योग, आम उपभोक्ता भी त्रस्त होगा, पर वो कहीं जा नहीं सकता, वो खाली भुगतेगा जो भी होना है। उद्योग यहाँ बंद होंगे तो वो पास के राज्यों में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ का मजदूर, उद्योगपति परेशान होगा, उद्योग बंद करेगा, उसके मजदूर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे और अंततः अथवा ये चीज़ें एक विकास की जगह विनाश की ओर ले जाएगी। तो ये सब में के लिए, सुधार के लिए जरूरी है आप जागरूक बने। अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, उनको आप बात करें, वो ये मसले विधानसभा में, लोकसभा में उठाएं और इस नीति को जनहित में जहाँ जितना हो सके उतना मोड़ने की कोशिश करें। अभी तो ये शुरुआत है, अभी रुक सकती है। अगर जनता जागरूक होगी, सशक्त होगी, एकत्रित होगी, अपनी आवाज़ पहुँचाएगी, तो ये विधानसभा में बहस हो, लोकसभा में बहस हो, उसमें सारे आंकड़े मंगवाए जाए और उसमें जिम्मेदारी फिक्स की जाए, तो कई चीज़ें जो गलत हो रही है वो रुक भी सकती हैं। अभी भी डिस्कॉम में ये हालत है, 1 साल हो गया, कई किसी में एमडी नहीं है, किसी में डायरेक्टर नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है, पर उनकी 1 साल में ही भर्ती नहीं हो पाई। तो नीति मतलब निर्णय लेने वाले अधिकारी भी नहीं है वहाँ, और वो खाली जो कागज आएगा वो जिस अधिकारी ने निकाला वहीं से वहीं वापस पास होकर ऑर्डर निकल जाएंगे। तो स्थितियाँ अच्छी नहीं है। आप, हमारा राजस्थान के आम उपभोक्ताओं से, आम नागरिकों से अनुरोध है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये सब चीज़ें, आंकड़े आपके जनप्रतिनिधि मांगे, उनको उस पर विश्लेषण हो और आप अपनी बात पहुंचाएं, ताकि आपको सही बिजली, अच्छी गुणवत्ता की बिजली और सही दाम पे मिल सके। धन्यवाद। सर, एक प्रश्न में, ये मतलब थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है वो भी। पिछले दिनों हमने जो कोयले के जो ये लगाए हैं पावर हाउस, उसमें कोयला जो है हमने अडानी से खरीदा, और अडानी ने ये कोयला जो है उनके नाम से है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से मंगवाने के नाम पर हमारे से पैसे लिए अधिक, और छत्तीसगढ़ का कोयला हमको सप्लाई कर दिया। तो अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है ये कि मतलब प्राइवेट में किस तरह से बेईमानी होती है, उसके बावजूद भी हम जो है प्राइवेट कंपनियों को क्यों जो है प्रश्रय दे रहे हैं या उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, इसके ऊपर आप कुछ बात करें तो। इस संबंध में एक बार वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान में कवई जिले में एक अडानी पावर कंपनी ने एक बिजली घर लगाया। उसमें बिजली कोयले की दिक्कत आई, कोयला उसमें कम था, के साथ मिलकर लगाया शायद। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें कोयला यहाँ नहीं मिल रहा है तो हमें विदेशों से आयात करना पड़ेगा। तो आयात की कोयले के नाम पे उन्होंने ये कहा था हमें 4-5 गुनी की महंगी दरों पे, और जो कोयला आया वो उन्होंने लिखा ये था कि ये 5 या 10% ही मिक्स करेंगे, पर उन बिजली घरों में न तो मिक्सिंग का प्रावधान था, वो कोयला न क्वालिटी चेक हुई उसकी, कि उसमें एक ग्रॉस हीट वैल्यू एक होती है, उसकी कितनी ऊष्मा वो दे सकती है, कितना। और हमारे राजस्थान के जो बॉयलर्स हैं
वो उस ऊष्मा के लायक डिजाइन ही नहीं। उनकी जो ही अगर किसी बॉयलर की ट्यूब्स में जिसकी क्षमता के लिए वो डिजाइन है, उससे ज़्यादा ऊष्मा का आप कोयला दोगे, वो ट्यूबें खराब होंगी तो वो बिजली घर बंद होंगे। तो वो इन्होंने जबरदस्ती आयात करवाए, और वो काफ़ी कोयला उसमें अडानी कंपनी के माध्यम से आया। उनकी खुद के पावर हाउस में आया ही आया कवाई में। उसके अलावा और जगह भी उनके माध्यम से और जगह भी आयातित कोयला सप्लाई हुआ। वो मिक्सिंग हुई नहीं, वो कोयला पड़ा रहा या चला, जहाँ उन्होंने उपयोग किया वो बॉयलर खराब हो गए, और अल्टीमेटली वापस आयात उनको बंद करना पड़ा। और जो अडानी कवई में जो बिजली घर था अडानी कंपनी का, वो उन्होंने कहा था हमें आयातित कोयला मंगाना पड़ा, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें दो, चेंज इन लॉ के नाम से। यहाँ नहीं दी तो अपीलेट ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली गए, वहाँ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में गए, और आखिर वहाँ से फैसला करा लिया। 10,000 करोड़ रुपए का बोझा राजस्थान की जनता के ऊपर डाल दिया, जो स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम से पहले 3 साल तक वसूल हुआ 5 पैसा पर यूनिट, अब अगले 5 साल तक 7 पैसा पर यूनिट के नाम से 7 साल तक लगातार वसूल हो रहा है। और उनकी जो वाशरीज हैं जहाँ कोयला साफ होकर ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें भी उत्पादन निगम का, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जो वहाँ से भेज देते हैं वो यूं को यूं रिसीव कर लेते हैं, ना उनका वजन होता है, ना उनकी क्वालिटी चेक होती है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। धन्यवाद बोलिया साहब, आपने ये अच्छी जानकारी दी। कुल मिलाकर के हम लोगों को, मतलब प्रदेश की जनता को किस तरह से निजी हाथों में दे करके और ठगा जा रहा है, उसका ये कोयले का जो उदाहरण है वो सबसे अच्छा और मजबूत उदाहरण है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन एक ये अपील फिर से मैं दोहराता हूँ कि अगर आपने हमारे वीडियो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो और लोगों को भी भेजें, क्योंकि ये मतलब ये वीडियो जो है बिजली का तो है, लेकिन निजी क्षेत्र में किस तरह की बेईमानियां हो रही है या हो सकती है उसके ऊपर भी है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा तो उनकी भी जागरूकता बढ़ेगी। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत। फिर आप बोले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे को ये अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इस तरह से हमें जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।